हेलो दोस्तों। मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बता रहे थे। एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बना रहे थे और ये भी बता रहे थे कि भारतीय राज्य व्यवस्था किस प्रकार से सभी एग्जामों में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी तथा एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक और स्टेट सर्विस के यूपी पुलिस, यूपीएसआई या बिहार पीसीएस, बिहार दरोगा, कांस्टेबल, ये सब अन्य राज्यों के एमपी कांस्टेबल, एमपी दरोगा, एसआई आदि एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या किया था कि भारत की राज्य व्यवस्था को या पॉलिटी को हमने माइंड मैप के थ्रू बताने का कार्य किया, बताने का प्रयास किया है कि माइंड मैप के अकॉर्डिंग अगर आप लोग याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, आसानी से याद हो जाएगा, तो इसके लिए हमने माइंड मैप का एक सेशन चालू किया है। इस सेशन में हमने भारत की राज्य व्यवस्था का पहला अध्याय संवैधानिक ढांचा, पहला भाग जो है खत्म कर दिया है। दूसरा भाग सरकार की शासन प्रणाली, वो भी खत्म कर दिया है। भाग तीसरा केंद्र सरकार चल रहा है। अब केंद्र सरकार में ये चल रहा है उच्चतम न्यायालय। इसके पहले हमने बताया था संसदीय समितियां, उसके पहले बताया था संसद। तो संसद के बाद संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह पर बात किया कल। आज बात करते हैं हम उच्चतम न्यायालय अध्याय 24 में। इसमें बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य शक्तियां क्या हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कहती है कैसी होती है, हमारा उच्चतम न्यायालय एकीकृत है या अलग अलग है। जैसे अमेरिका का संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान में नागरिकता दो प्रकार की होती है, स्टेट की अलग, राज्य की अलग। उसी प्रकार वहाँ की न्यायपालिका जो है, राज्य की अलग है न्यायपालिका और केंद्र की अलग है। केंद्र की जो योजना होंगी, केंद्र का जो विधि और कानून होगा, उस पर केंद्र का न्यायपालिका कार्य करेगी, और राज्य का जो विधि और कानून होगा तो उस पर राज्य की न्यायपालिका कार्य करेगी। इस प्रकार अमेरिका का जो न्यायालय है वो विकृत न्यायालय है, मतलब बटा हुआ न्यायालय है। पर हमारा जो भारत का न्यायपालिका है, भारत की न्याय व्यवस्था है, वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसे एकीकृत न्याय व्यवस्था है? जैसे हमारा उच्चतम न्यायालय है, तो उच्चतम न्यायालय के अधीन राज्यों के, उच्चतम न्यायालय के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं। और उच्च न्यायालय के, राज्यों के उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। पर अमेरिका के न्यायालय में ऐसा नहीं है। अमेरिका का न्यायालय क्या करता है कि राज्य क्या अलग है उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सेंटर का अलग है। तो भारत में क्या है, एकीकृत, कि मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय, उनके अधीन कई सारे न्यायालय। तो इन सभी न्यायालयों पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में जब हम राज्य सरकार भाग 4 पढ़ेंगे, राज्य सरकार भाग 4 पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय देख लेंगे। वैसे तो साथ में ही मिलाकर पढ़ते तो और आनंद आता, पर माइंड में बना रहे तो सबका अलग अलग बना रहे हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से बिंदु पढ़ने पड़ेंगे, आपको 9 बिंदु याद रखने पड़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय में। कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है सर्वोच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, उसकी नियुक्ति, वहाँ के न्यायाधीश की नियुक्ति, फिर उसका क्या है कि आहर्ता है शपथ, वेतन, नियुक्ति, शपथ, वेतन, और उसके बाद में कार्यकाल या निष्कासन, उनका कार्यकाल कितना होता है तो उनको कैसे पद से हटा सकते हैं। फिर कार्यकारी या तदर्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और उसके बाद में स्थान प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थान और प्रक्रिया कैसी होगी। फिर उच्चतम न्यायालय का स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, फिर उच्चतम न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार क्या है। फिर उसके बाद बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता क्या कार्य करते हैं या कितने होते हैं। तो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के 9 बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय क्या है। तो पहले उच्चतम न्यायालय का अर्थ देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर समझ लेते हैं। तो हम न्यायालय कहने का तात्पर्य यह है कि कानून और विधि के शासन को बनाए रखना, कानून और विधि के शासन को बनाए रखना हमारे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधिकार क्षेत्र है। क्या करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, क्या कार्य करता है,
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कानून को पूरे भारत में बनाए रखना, कानून की व्यवस्था को लागू रखना, अर्थात हमारा जो भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो कानून के, संविधान का पालन करता हो। तो संविधान के पालन में अर्थात कानून की व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ये भी कार्य करता है कि इसका ये भी उद्देश्य होता है कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसको भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के गठन 147 से 124 से लेकर के 147 तक में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है भाग 5 में। भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है? उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। फिर बात करते हैं कि भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। कैसी की गई है? एकीकृत न्याय व्यवस्था की बात की गई है। और हमने कहा था कि अमेरिका में कैसी न्याय व्यवस्था है? विकृत न्याय व्यवस्था है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय है, उसके अधीन उच्च न्यायालय है तथा एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां हैं। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य क्या है? कानून विधि के शासन को बनाए रखना, संविधान को की क्षमता, संविधान के कार्य को, संविधान की शक्तियों को बनाए रखना, इसका उद्देश्य है। अब इसकी संरचना है नियुक्ति। तो हम इसकी संरचना, हमारे उच्चतम न्यायालय की जो संरचना है, तो उच्चतम न्यायालय में कौन कार्य करता है? न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में कौन कार्य करता है? न्यायाधीश। तो वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीश हैं, तो 34 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश है, तथा 38 न्यायाधीशों की स्वीकृति हो चुकी है, आगे लागू होंगे। तो 38 में 37 जो है न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होंगे, स्वीकृत है। उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था दी है कि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं व्यवस्था दी है। उच्चतम न्यायालय संविधान का वर्णन करता है, संविधान के रीटों को, उनके अनुच्छेदों का वर्णन करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका गठन करता है। तो इस प्रकार संविधान को जो लागू करवाता है उच्चतम न्यायालय, उसका वर्णन करता है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है? यह व्यवस्था देता है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उच्चतम न्यायालय ये व्यवस्था देता है कि उच्चतम न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये कौन देता है? उच्चतम न्यायालय स्वयं ये बात कहता है, स्वयं ये कहता है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अब इसकी अहर्ताएं क्या है? अहर्ताएं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए, और उच्चतम न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालय मिलकर के 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। इसकी ये अहर्ता है। शपथ क्या करता है? इसकी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई मनोनीत किया हुआ, निर्वाचित किया गया कोई सदस्य हो, वो इनको शपथ दिलाता है। किसको? न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को। अब इनका वेतन क्या होता है? संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। इनका जो वेतन होता है संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। अब कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या होता है? 65 वर्ष होता है, या अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे, लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे। 65 आयु तक या अपना त्यागपत्र, लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे। अब निष्कासन, संसद की सिफारिश पर इनको निष्कासित किया जा सकता है। किसके? संसद की सिफारिश पर विशेष बहुमत के माध्यम से, मतलब जो भी वोट देने के एलिजिबल हो उनका 2/3 विशेष बहुमत से इनको निष्कासित किया जा सकता है, या राष्ट्रपति हटा सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। और क्या है? मुख्य न्यायाधीश के निष्कासन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है। मुख्य न्यायाधीश को जो है उसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया से 2/3 वोट और 100
जो है लोकसभा सदस्यों की अनुमोदन और 50 राज्यसभा के सदस्यों का, या तो 100 लोकसभा के सदस्यों का अनुमोदन हो या 50 राज्यसभा के सदस्यों का अनुमोदन हो, और उनका अनुमोदन होगा तभी वो अध्यक्ष या सभापति के सम्मुख रखा जाएगा। वो चाहे लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाए या राज्यसभा के सभापति के सम्मुख रखा जाए, उसको लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति अस्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, अनुमोदन को अस्वीकार भी कर सकता है। तो इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश के निष्कासन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है। अभी तक एक महाभियोग की प्रक्रिया लाने का प्रयास किया गया था, न्यायाधीश दीपक थे तब उस समय। तो कार्यकारी, अब एक तदर्थ सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? कार्यकारी का मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब कब नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति किसी भी कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में? जब क्या हो, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। राष्ट्रपति क्या करता है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब क्या राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को, वो भी न्यायाधीश कैसा हो? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, ये नहीं कि किसी और को, किसी को भी नहीं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, उसको राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश का पद जब रिक्त होता है। और फिर उसके बाद में अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब वो क्या करता है? अस्थायी रूप से, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हो ही ना, अस्थायी रूप से अनुपस्थित होगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसी को भी, किसी न्यायाधीश को भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर क्या करेगा कि कोरम पूरा करने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश कोरम पूरा करने के लिए, तदर्थ क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या है, तो कोरम पूरा करने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए, अस्थायी काल के लिए तदर्थ नियुक्त कर सकता है। कौन? कोरम पूरा करने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ नियुक्त कर सकता है। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के स्थान और प्रक्रिया के बारे में कि उच्चतम न्यायालय का स्थान, तो उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है वर्तमान में दिल्ली निर्धारित है, दिल्ली में ही है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। और इसका क्या कहा गया कि लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और निर्धारित कर सकता है। किसको? मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और निर्धारित कर सकता है, परंतु याद रखना कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया संचालन हेतु नियम बना सकता है। कौन बना सकता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय तभी कोई नया निर्णय ले सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही न्यायालय की प्रक्रिया संचालन हेतु नियम बना सकता है, संचालन हेतु और प्रक्रिया हेतु नियम बना सकता है। कब? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद। अब उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, अब उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है, इस पर बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय भारतीय लोकतांत्रिक एवं राज पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोत्तम न्यायालय, यह संघीय याचिका के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। कौन? उच्चतम न्यायालय। और ये इस उच्चतम न्यायालय लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भी है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कार्यपालिका के अधीन है या विधायिका के अधीन है, किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को उल्लेखित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। मतलब भारत का जो संविधान है उसको विश्व के अन्य संविधानों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हुई।
जैसे इसमें हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियां हैं, उन शक्तियों में पहली शक्ति है मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति या न्यायाधीश की शक्ति। न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार या सलाहकारी क्षेत्राधिकार या अभिलेख का न्यायाधिकार या न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय के पास है और अन्य शक्तियां भी उच्चतम न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: वास्तविक अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता। अर्थात उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ता हैं। कौन कौन से अधिवक्ता होते हैं उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ता? वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता। इस प्रकार के उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता 3 प्रकार से कार्य करते हैं। वहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार यदि आप लोग माइंड मैप बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, इसका अर्थ जान लेंगे। उच्चतम न्यायालय कहाँ संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में रखा गया है, इसका कार्य क्या है, ये अर्थ क्या है, ये बात कर लेंगे कि अन्य संविधानों से उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की संविधान की विशेषता क्या है। फिर उसके बाद में इसकी संरचना और नियुक्ति कहाँ कैसे होती है, इनके राष्ट्रपति, इनके उच्चतम न्यायाधीशों की, और कितने संरचना कितने मुख्य न्यायाधीश हैं तथा कितने न्यायाधीश हैं, इनकी संरचना पढ़ें। और आहर्ता है, शपथ, वेतन, ये सब कैसे होता है, कार्यकाल, निष्कासन, कार्यकारी तदर्थ, सेवानिवृत्त अगर कोई न्यायाधीश ना हो तब क्या करेंगे। फिर उसके बाद में स्थान प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, तो उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता। तो इस प्रकार से हम लोग इसका माइंड मैप बना लेंगे, याद कर लेंगे। याद तभी करेंगे जब इसको रियलाइज करेंगे, माइंड में ही इसको याद करेंगे। माइंड में याद करेंगे तभी इसके कार्य याद होंगे। तो हम लोग करते हैं क्या है कि इसका माइंड मैप बना करके ऐसे ही याद कर लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्या मिलेंगे कि न्यायपालिका की समीक्षा कैसे होती है, न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार क्या है, तथा अन्य बातों पर न्यायपालिका की बात करेंगे, न्यायपालिका की समीक्षा और जनहित याचिका। और इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।